डिवाइड दिस सेंटेंस, क्लॉज, फ्रेज, इडियम। इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? सेंटेंस का मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स organized in such a systematic manner that it makes a complete sense, है ना? शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों को इस तरह से अरेंज करना कि उसका अपने आप में एक इंडिपेंडेंट मीनिंग बन जाए, उसको हम क्लॉज क्या होता है? सेंटेंस और क्लॉज एक ही बात होती है। जो सेंटेंस होता है वही क्लॉज होता है, बस बात फर्क इतना है कि जब दो सेंटेंसेस को आप किसी कंजंक्शन से जोड़ देते हो तो वो एक बड़ा सेंटेंस बन जाता है, और जो दो सेंटेंसेस जोड़े थे वो क्या कहलाएंगे? क्लॉजेस। ठीक है, तो क्लॉज इज द स्मॉलर यूनिट, सेंटेंस इज द बिगर यूनिट। और बेसिक्स में सेंटेंस और क्लॉज में कोई फर्क नहीं होता। एग्जांपल सुनो, आई एम राइटिंग ए लेटर, My mother is preparing meals in the kitchen। दो सेंटेंस हो गए, लेकिन दोनों को आप इकट्ठा बोल के कैसे कह रहे हो? I am writing a letter while my mother is preparing meals in the kitchen। ठीक है, तो वो जो अलग अलग सेंटेंस है वो क्या बन गए? क्लॉजेस कहलाएंगे, और वो बड़ा एक बन गया सेंटेंस। फिर बात आई फ्रेज की। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रामर में तो अपन सिंगल वर्ड को भी आपको फ्रेज का लेवल दे देते हैं, जब आप कहते हैं नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, प्रपोजिशनल फ्रेज, लाइक दैट, है ना? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका एक मीनिंग निकलता है, लेकिन हम उसको वो भी कर सकते हैं, ब्रेक भी कर सकते हैं, अगर जरूरी पड़े तो हम उनको तोड़ भी सकते हैं। यू आर फ्रॉम विच प्लेस, है ना? फ्रॉम विच प्लेस यू आर, तो भी ठीक है, आपने प्रपोजिशन को आगे डाल दिया। Who is laughing at you, है ना? Laugh at, वो इकट्ठा वर्ड हो गया। जैसे अपन कहते हैं did not write, did not write, ये क्या बन गया? verb phrase, क्योंकि वहां पे verb की बात हो रही है। ठीक है, idiom क्या होता है? idiom और phrase में क्या फर्क है? idiom भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका एक मीनिंग बनता है, लेकिन idiom को आप तोड़ नहीं सकते। तोड़ोगे अगर इडियम को तो उसका मीनिंग ही खराब हो जाएगा, मीनिंग नहीं रहेगा। जैसे मैंने बोला ए वाइट एलिफेंट, ए वाइट एलिफेंट मतलब ए कॉस्टली थिंग, तो आपने ए वाइट एलिफेंट बोला और वाइट को अलग कर दो, एलिफेंट को अलग कर दो, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ये डिफरेंस है सेंटेंस में, क्लॉज में, फ्रेज में, इडियम में। ठीक है, अब आप आओ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इनको अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं ग्रामर में। नाउन, प्रोनाउन। नाउन क्या होता है? किसी चीज का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम, है ना? तो नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। और नाउन का काम क्या होता है सेंटेंस के अंदर? सब्जेक्ट की तरह से काम करते हैं या ऑब्जेक्ट की तरह से? प्रोनाउन क्या होता है? जो वर्ड आप नाउन की जगह यूज करते हो, क्योंकि बार बार एक ही नाम बार बार यूज नहीं करते। राम वेंट टू द मार्केट, राम वाज डूइंग हिज वर्क, लाइक दैट, बार बार राम राम लगाने के जाएगा ही शी ऐसा जो भी जहां जरूरत है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ही इज ए टॉल बॉय, टॉल किसके लिए यूज हुआ? बॉय के लिए, और बॉय क्या है? नाउन। ठीक है, एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब को क्वालिफाई करता है। ही रन्स फास्ट, फास्ट किसके लिए यूज हुआ? रन के लिए, कि वो तेज दौड़ता है। ठीक है, जैसे ही वर्क्स हार्ड, हार्ड किसके लिए यूज हुआ? वर्क्स के लिए, और वर्क्स क्या है? वर्ब। ठीक है, फिर प्रपोजिशंस तो तुमको मालूम है ना? देन कम्स कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? वर्ड लिंकर्स। जब आप दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को यूज करते हो, उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं उसको कंजंक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, है ना? अलास, ओह, हुर्रा, ब्रेवो, ये सब इंटरजेक्शंस होती हैं। जहां अपन विशेष यूज करते हैं किसी के लिए, वो भी इंटरजेक्टरी वर्ड्स होते हैं। देन डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स, मेरी एक बात सुनो, डिटरमिनर्स को अपन दो कैटेगरीज में बांटते हैं, एक आर्टिकल्स और दूसरा अपन उनको डिटरमिनर, दूसरे वर्ड्स कहलाते हैं, इंट्रोडक्टरी वर्ड्स। आर्टिकल्स तुमको मालूम है? ए, एन, दी, एक
कहाँ यूज होता है, एन कहाँ यूज होता है, बी कहाँ यूज होता है, ये सब आप करते हो, है ना। और दूसरे क्या हो गए डिटरमिनर्स, दिस, दोज, दीज, दोज, दैट, सम, मनी, मैनी, मोर, मच, लिटल, ए लिटल, दी लिटल, फ्यू, ए फ्यू, बी फ्यू, इन सब की बात करेंगे हम। तो इनको अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आओ सेंटेंस पे। सेंटेंस को अपन दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बेटा। एक तो अपन ये करते हैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दूसरी तरफ अगर हम सेंटेंस को दूसरे एंगल से देखें तो अपन कहते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सप्लेनेटिव, ठीक है। इसकी बात करने से पहले हमको वर्ब की बात करनी चाहिए। वर्ब क्या होता है, एक्टिविटी जिससे पता चले, किसी चीज की एग्जिस्टेंस पता चले कि कोई चीज है या कुछ एक्टिविटी है, जिस वर्ड से पता चलता है उसको हम वर्ब, है ना। वर्ब फिर दो तरह की होती है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, ये तुम्हें जरूर आना चाहिए बेटा। फाइनाइट वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट के हिसाब से और टेंस के हिसाब से, समय के हिसाब से उसको आप चेंज कर सकते हो, जो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होती है। जैसे हमने बोला शी राइट्स ए लेटर, दे की बात करेंगे तो हम कहेंगे दे राइट ए लेटर, है ना। इसी तरह से अगर आप पास्ट टेंस की बात करो तो आप कहोगे दे प्लेड फुटबॉल, है ना, दे हैड प्लेड फुटबॉल। तो जो वर्ब चेंज होती रहती है सब्जेक्ट के हिसाब से, नंबर के हिसाब से, टेंस के हिसाब से, उसको फाइनाइट कहते हैं। अब फाइनाइट वर्ब को ढूंढना और समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसके बिना तो तुम्हें इंग्लिश आती ही नहीं। हर सेंटेंस के अंदर फाइनाइट वर्ब का होना बहुत जरूरी है, उसके बिना तो वो सेंटेंस गलत है। समझ में आई मेरी बात? तो उसको सही लगाना भी आना चाहिए, इसीलिए उसको सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। और एक सेंटेंस के अंदर कितनी फाइनाइट वर्ब यूज हुई उस पर डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। अगर एक है तो वो सेंटेंस सिंपल कहलाएगा, अगर एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब है तो उसको कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। समझ में आई मेरी बात? दूसरा वर्ब किस तरह की हो गई, नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट को भी अपन डिवाइड करते हैं तो क्या हो गया, ये तीन तरह की होती है नॉन फाइनाइट आगे, है ना। नॉन फाइनाइट क्या हो गई, इंफिनिटिव, पार्टिसिपल, जीरंड और इंफिनिटिव। पार्टिसिपल, जीरंड और पार्टिसिपल, जीरंड और इंफिनिटिव, ठीक है। जब आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाना है, ये सब बातें जब पढ़ते हैं तब आप नॉन फाइनाइट वर्ब देखते हो। एग्जांपल सुनो, नॉकिंग एट द डोर शी एंटर्ड द रूम, ठीक है, ऐसे बोला मैंने, तो नोक, नोक वर्ब है, उसके साथ तुमने आईएनजी लगाया, नॉकिंग एट द डोर शी एंटर्ड द रूम। समझ में आया? तो बाहर वाली वर्ब जो तुमने लगाई, दरवाजा खटखटाते हुए वो कमरे में एंटर हुई, तो अंदर वाला सेंटेंस चेंज कर सकते हैं। नॉकिंग एट द डोर शी विल एंटर द रूम, नॉकिंग एट द डोर दे हैड एंटर्ड द रूम, है ना। अंदर कुछ भी चेंज करते रहो तुम, लेकिन बाहर वाला जो नॉकिंग एट द डोर है वो चेंज नहीं होगा। इसी तरह से जीरंड भी वही बात होती है बेटा, वर्ब के साथ आईएनजी लगा, जैसे डांस के साथ आईएनजी बना, डांसिंग बन गया, और फिर उस वर्ड को तुम नाउन या नाउन की तरह से यूज कर रहे हो, या तो सब्जेक्ट की तरह से यूज कर रहे हो या ऑब्जेक्ट की तरह से। जैसे कहा डांसिंग इज अ हॉबी, समझ में आया? ठीक, तो वो वर्ब ही ना जिसको तुमने सब्जेक्ट की तरह से यूज किया। जैसे मैंने बोला शी हेट्स स्मोकिंग, है ना, तो स्मोक वर्ब है, वर्ब के साथ आईएनजी लगा के तुमने उसको ऑब्जेक्ट की तरह से बना लिया, शी हेट्स स्मोकिंग। तो इसमें हेट्स क्या बन गया, फाइनाइट वर्ब, और स्मोकिंग क्या बन गया, नॉन फाइनाइट, ठीक है। तो ये हम बात करेंगे। इसी तरह से वर्ब को हम दूसरे एंगल से भी देखते हैं बेटा, जहां पर हम कहते हैं वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव भी होती है, इंट्रांजिटिव भी होती है। वर्ब सबसे हैवी चीज
चीज है ना। वर्ब समझ में आ जाए तो तुमको ग्रामर आधी से ज्यादा समझ में आ जाती है। वर्ब को आप इस एंगल से भी देखते हैं, इस नजरिए से भी देखते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। हिंदी में तुम पढ़ते थे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, है ना। जिस वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं, जिसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा उसको इंट्रांजिटिव कहते हैं। अभी तक बच्चे मेरे पास जितने भी आते हैं सब वो यही करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पीछे वाला ऑब्जेक्ट है या नहीं है, लेकिन उन्होंने उसको लेबल ऑब्जेक्ट का ही देना है ना। और ऑब्जेक्ट क्या बनेगा,